ओके चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो कल क्या क्या चीजें देखी थी एक बार क्विकली रिकैप करते हैं गाइस। कल हमने देख लिया था रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, मतलब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में भी कुछ रिलेशन होता है गाइस। ठीक है, टीयू और एमयू में कुछ रिलेशनशिप होती है, हमने ये रिलेशनशिप देख ली थी। अब क्या रिलेशनशिप होती है कि आप खाना खा रहे हो या कुछ भी चीजें कंज्यूम कर रहे हो, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे वैसे टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन कौन से रेट से? एट इंक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट? टेल मी मैडम, अभी इंक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट क्या होता है? इस चीज को मुझे आपको और डिटेल में बताना है। देखो, अगर हम कल वाला ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, हाँ ये चीज मैंने ऑलरेडी कल भी बताई थी बट ठीक है चलो, अगर एक यूनिट के लिए 10 यूटिलिटी मिलती है तो 2 यूनिट के लिए आइडियली 20 मिलनी चाहिए, 3 खाया तो 30 मिलनी चाहिए, 4 खाया तो 40, 5 खाया तो 50। यस और नो? ये तो होगा एट अ कांस्टेंट रेट, 10 से बढ़ रही है। लेकिन मैं बोल रही हूँ इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट क्या हो जाएगा पता है आपको? इंक्रीजिंग रेट क्या होगा पता है? ये देखो ना, यहाँ पे सिर्फ 10 से बढ़ रही, 10 से बढ़ रही, 10 से बढ़ रही, इधर 10 हो गया, इधर 25 हो गया, इधर 50 हो गया, इधर 75 हो गया। ठीक है, ये भी 25 से हो रहा है, नहीं 25 से नहीं बढ़ाना है हमें। यहाँ पे आप मान लो कुछ 85 हो गया, यहाँ पे कोई भी रैंडम्स ले लो, ठीक है, यहाँ पे 100 हो गया, 100 भी नहीं, अच्छा कांस्टेंट करना आपको तो फिर 85 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर आप आके कम कर दोगे, 80 कर दोगे। समझ में आ रहा है? अब इस एग्जाम्पल में देखो, जो मैंने अभी जो स्टार्ट किया है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आया? 15। इन दोनों के बीच का कितना आया? 25। इन दोनों के बीच का कितना आया गाइस? 35। यहाँ पे 0, यहाँ पे -5। समझ रहे? देखो ये यहाँ पे बढ़ रही है मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन देखो, रुको 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 रुको, मार्जिनल यूटिलिटी पे भी मत जाओ। आप मुझे इतना बताओ, ये जो है ना, ये लोग ये बढ़ रहे हैं, लेकिन कौन से रेट से? पहले 15 से बढ़ा, फिर 25 से, फिर 35 से बढ़ा, फिर 35, फिर 0 हो गया, फिर माइनस हो गया। तो इंक्रीजिंग रेट ये होता है, कांस्टेंट रेट मतलब सिर्फ 10 से बढ़ रही है। और जो लास्ट वाला पार्ट है, अगर मैंने मार्जिनल यूटिलिटी में कुछ लिखा ना बेटा जी, तो आप सिर्फ कंफ्यूज हो जाओगे अभी कभी। मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, मुझे आपको सिर्फ ये वर्ड का मतलब बताना है। इंक्रीजिंग रेट, ये जो लास्ट वाला कॉलम है ना, ये जो चार्ट है जो आपको एग्जाम में बना के आने हैं, इसी तरह से बनाना, ठीक है? ओके, तो शुरुआत में जब आपने जैसे जैसे कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स इंक्रीज किया, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती है, लेकिन कौन से रेट से? कौन से रेट से गाइस? डिमिनिशिंग रेट से। डिमिनिशिंग क्यों बोला मैडम? क्योंकि 10 के बाद 20 होना चाहिए ना। 10 के बाद क्या हुआ है यहाँ पे? 10 के बाद क्या हुआ? इधर 18 हो गया है, फिर 30 होना चाहिए था ना, 22 हो गया है और कम, ठीक है, फिर 40 हो जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 2 से ही बढ़ा है। समझो? इसलिए मैंने बोला इंक्रीजिंग, टीयू इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। मैडम इतना ज्यादा क्यों फोकस कर रहे हो? क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है? और तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? ये हमेशा डिक्रीजिंग रहेगी। समझ रहे हो? मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीजिंग क्यों रहेगी? क्या लॉजिक है? अरे बाबा, कोई भी चीज कंटिन्यूअस खाओगे, पहले बार खाया बहुत भूख लगी थी, फुल्ली सेटिस्फाइड, यूटिलिटी बहुत ज्यादा, दूसरी बार ठीक है, तीसरी बार ठीक है, अरे यार मम्मा एक ही खाना हफ्ते भर बनाएगी तो क्या खा पाओगे? वही खाना सुबह शाम रात, सुबह शाम रात, आप ऐसे एक दिन में भी अगर 2 बार बन गया ना, तो आप बोलोगे यार मम्मा क्या खाए, ये कुछ वैरायटी लाओ यार आप। यस और नो? तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीजिंग। चलो मुझे बता दो, फटाफट से रिकॉल करना है आप सभी ने मेरे साथ साथ में सारे पॉइंट्स। उसके बाद में 5th पॉइंट में क्या हो जाएगा? टीयू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। टोटल यूटिलिटी फिर बढ़ेगी नहीं, सेम हो जाएगी, ठीक है? मैक्सिमम पहुंच जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, सेम हो जाएगी, सारे एक ही वर्ड है। आपने कौन से वर्ड यूज करने? मैक्सिमम, कांस्टेंट, दोनों कर सकते हो बिंदास। सेम मत करना, बहुत जनरलाइज वर्ड होता है। समझ में आ रहा है क्यों सेम नहीं करना है? ठीक है, सेम टू सेम अच्छा नहीं लगता, ठीक है? ओके, अच्छा, फिर उसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? थोड़ा सा ग्राफ अगर कल बच्चों आपने प्रैक्टिस किया है 2 टाइम्स ईच, तो मुझे आज का लेक्चर आपको, ये जो स्टार्टिंग में मैं आपको जो भी रिवीजन करवा रही हूँ, ये आपको इतना अच्छे से घोल के पिला दिया, ये ऐसा वाला लगेगा कि मैम बस करो, आगे बढ़ो, आ गया हमें अच्छे तरह से।
वह होमवर्क करना है, ठीक है, होमवर्क करना है, एवरीवन कंपल्सरी होमवर्क करो। ऑलराइट, मुझे बताओ टीयू मैक्सिमम पहुंच गया, मैक्सिमम, और ये तो डिक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट में, मैक्सिमम वाले पॉइंट पे एमयू क्या हो जाता है, 0, याद आ रहा है। और जब 6 यूनिट में और खाया तो टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी गाइस, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी नेगेटिव। आई होप ये देखो ये पिक्चर याद आ रहा है, फटाफट से इंक्रीज तो हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे और यहाँ पे ये क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। यहाँ पे ये क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, एमयू क्या हो गया, एक तरफ टीयू का कॉलम है, एक तरफ एमयू का कॉलम है, और एक तरफ नंबर ऑफ यूनिट्स का। बस ये 3 कॉलम बनाने हैं और फटाफट से आपको बोलना है। जैसे ही ये मैक्सिमम में पहुंच गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ऑलराइट, और इसके बाद में और खाया तो टोटल यूटिलिटी तो नहीं मिलेगी, जो भी कुछ है वो, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। कैन टीयू बी नेगेटिव? नाउ आंसर द क्वेश्चन, क्या टीयू नेगेटिव हो सकता है क्या? नो। समझो, टोटल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, टोटल यूटिलिटी तो कुछ ना कुछ मिलेगी। मार्जिनल यूटिलिटी, जब आप एक 6वां यूनिट खाए रहे, क्या हुआ तेरे को 6वां यूनिट खा के, कुछ नहीं, पूरा जो खाया था ना सब बाहर निकल गया, तो आप मार्जिनल यूनिट की बात कर रहे थे, आप एडिशनल यूनिट की बात कर रहे थे। समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव होगा, टीयू नेगेटिव नहीं होगा बेटा जी, ठीक है, ये पार्ट ध्यान रखना। ओके, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या फिर पॉइंट ऑफ शेटिटी। ये वाला पॉइंट भी बता दिया था मैंने आप सभी को, इस तरह से आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई थी। चलो लेट्स स्टार्ट टुडे विथ योर लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, तभी आप वो डिमिनिशिंग वर्ड को आज एकदम से बता रहे थे। यस, डिमिनिशिंग मतलब क्या हो रहा है, 10, फिर क्या हो गया एकदम से वो 8 हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया 6 हो गया, फिर 4, फिर 2, 0, -2। अच्छा, अपने एग्जाम्पल में 6 नहीं है, ठीक है, 6 नहीं है, डायरेक्ट है। मैडम क्या बोल रहे हो, अरे बाबा ये ध्यान रखो ना, 10, 8, 4, 2, 0, -2, ठीक है, ओके, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अरे आर यू गाइज विथ मी, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो रही है कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये डिमिनिशिंग है, तो इसका लॉ बन गया है ऑल टुगेदर डिफरेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग है, ऐसा लॉ हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आपके एग्जाम में देखो कितनी बार आ चुका है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम में आने के चांसेस होते ही हैं। चाहे इसका अजम्पशन आ जाए, चाहे इसके एक्सेप्शंस आ जाए, चाहे इसका क्रिटिसिज्म आ जाए, लॉ बताना पूछे आपको या ग्राफ पूछे, एक्सप्लेनेशन पूछे, कुछ भी पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन तो इसका पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर नंबर 2 से। चलो आ जाओ यार, फटाफट से पढ़े क्या गाइस, स्टार्ट करें अब लेक्चर फाइनली, ठीक है, चलो आ जाओ। लॉ ऑफ डीएमयू, वर्ड से समझ में आ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश मतलब कम कम होती जा रही है। हाँ मैडम दिख तो रहा है, कम दिख रहा है मैम, कम कम होती जा रही है, कम 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 कम, नेगेटिव दिख रहा है, तो वही लॉ है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। ये लाइन ये आपको क्या बता रहा है पता है कि 10, 8, 4, 2, 0, -2, ये सब क्या बता रहे हैं पता है आपको, ये फिगर्स ये बता रहे हैं कि एक रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर बता रहे हैं। रैशनल मतलब मैंगो पीपल बोले तो आम इंसान, नॉर्मल सा इंसान, सीधा साधा इंसान, ठीक है। तो वो रैशनल कंज्यूमर के बिहेवियर्स बता रहे हैं आपको। कौन सा बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर। गए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कोई मैथमेटिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो इकोनॉमिक का बिहेवियर बताएंगे ना। अच्छा, किसने बनाया था ये लॉ, सबसे पहले एच गॉसेस ने बताया था। किसने बताया था, एच गॉसेस ने बताया था, जो एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है, 1854 के जर्मन इकोनॉमिस्ट है, और इसीलिए इन्हें ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डीएमयू को कई बार हम लोग गॉसेंस लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो कुछ भी रटने वाला सी चीज तो नहीं था, यस और नो, कुछ भी रटने वाला था क्या अभी तक। हाँ तो यार गाइस ये इकोनॉमिक्स का नाम याद रखना, तो और तो कुछ नहीं है, उसके अलावा तो कुछ नहीं था। अच्छा, जी से गॉसेस,
ठीक है, गॉसेस और जर्मन। गॉसेन कौन थे? जो हमारे गॉसेस थे कौन है? जर्मन इकोनॉमिस्ट है। गॉसेस है या गॉसेन है? गॉसन है। ओ सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, गॉसेन है ये। वो तो मैं बोलूँ यार, मुंह से निकल रहा है गॉसेन और बुक में दिया गॉसेस। गॉसेन्स लॉ, ठीक है। जी से गॉसेन और जी से जर्मन इकोनॉमिस्ट, 1854 के ये हैं हमारे जर्मन इकोनॉमिस्ट। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो कुछ भी लर्न करने वाली चीज नहीं थी। हाँ, अब थोड़ा सा मेरा बेसिक लेक्चर अगर याद होगा, बेसिक लेक्चर मतलब टॉपिक 0 का जो फोल्डर है आपके इसमें, टॉपिक 0, वहां पे आपकी मैम ने बताया था कि अब चैप्टर 2, 3, 4 में पूरे माइक्रो में अल्फ्रेड मार्शल जी आने ही वाले हैं। तो आ गए अल्फ्रेड मार्शल जी भी वापस से कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल लेटर ऑन रीस्टेटेड प्रोपाउंडेड द लॉ इन हिज कौन सी बुक? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ईयर 1890। अब जिन्होंने लेक्चर शुरू से अटेंड किया उनको तो बहुत इजी जा रहा होगा ये लाइन, है ना, और बाकी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जा रहा होगा कि मैम हम यार अब ये बुक, बाकी बच्चों का माइंडसेट क्या होगा मैं बताती हूँ। मैम यार अब ये भी याद रखना है कि ये अल्फ्रेड मार्शल जी भी याद रखना है, इनकी बुक का नाम भी याद रखना है, लेकिन मेरे बेसिक वाले लेक्चर्स, अरे मैम ये तो वही वाला है, यस डन 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 डन, यस और नो, यही फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो प्लीज गाइज जो भी अभी वाले स्टूडेंट्स हैं आप यहाँ से कंटिन्यू करो, डोंट वरी, बट जैसे आप वहां से आओगे ना तो आपको सारी चीजें समझ आएगी। ठीक है, ओके, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ, बिकॉज यू आर कंटिन्यूइंग विथ मी। बेसिक में मैंने आपको क्या बताया था पता है? मैंने आपको आपके पापा किससे मिलवाया था, आपकी मम्मा से मिलवाया था और आप खुद से भी मिलवाया था। ठीक है, मतलब वहां पे हमने पापा, माँ और लाल, इन तीनों के बारे में पढ़ा था। पापा कौन है इकोनॉमिक्स के, फादर कौन है इकोनॉमिक्स के गाइस? अल्फ्रेड नहीं रे भाई, एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ जी। ठीक है, और माँ कौन है? एम से माँ, एम से मार्शल, लाल, एल से लाल, एल से लियोनल रॉबिन्स। याद आ रहा है सारे लेक्चर? इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी थी? इन्होंने सिर्फ पैसा पैसा किया था, वेल्थ 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 की स्टडी करना इकोनॉमिक्स है, जब हम लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स क्या है। याद आ रहा है सारे लेक्चर? मार्शल ने क्या बोला था? अरे क्या पैसा पैसा करते हो पापा, क्या क्या बोलना है इससे आगे अभी आपको? थोड़ा हमारी भलाई के बारे में, थोड़ा सा आईफोन वगैरह दिलवा दो, थोड़ा सा लेक्चर्स वगैरह देख लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने वेल्थ बताया, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? भलाई बोल रहे हो। भलाई, भलाई कैसे होगी? वेलफेयर। और फिर बाद में ये लाल जो है लियोनल रॉबिन्स ने आपको ये बताया कि यार तुम बोलते हो पैसा पैसा, तुम बोलते हो वेलफेयर वेलफेयर, लेकिन तुमको पता है क्या कि लोगों की भलाई कभी हो ही नहीं सकती है। तो इन्होंने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी। याद आ रहा है कि नहीं? यस और नो? टेल मी। अच्छा, इनकी बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर ऑफ 1890। इसका तो मैंने आपको याद करने ही नहीं बोला था, बिकॉज आपको है ही नहीं इस साल। ठीक है, तो वही चीज आ गई गाइस, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। ये देखो सेम चीज है। अच्छा, बुक इन्होंने लिखी है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ही हैज रिटन वेरियस, ऐसा लिखोगे या ऐसा लिखोगे? ही हैज प्रोपाउंडेड द लॉ इन हिज बुक। उन्होंने अपनी इस बुक में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में, उन्होंने लॉ के बारे में प्रोपाउंड किया, बताया है। इतना ऐसे ना भारी भारी के वर्ड लिखा करो। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक के लेक्चर में भी बताया था, प्रोपाउंडेड वर्ड वहां पे भी यूज करना बताया था। अरे सारे लेक्चर याद आ रहे हैं? यस और नो? I hope everyone has attended that basic वाला lecture. याद आ रहा है सारी चीजें? यप, यस, सारी चीजें याद है ना? भूले तो नहीं हो? ओके, चलो यार, फिर ठीक है। चलो अब ना, अब एक चीज समझो, ये जो गॉसेन जी है ना, जो जर्मन इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने ना एक रैशनल कंज्यूमर के बारे में, मतलब एक जो नॉर्मल लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, आम जनता, ये पब्लिक के बारे में इन्होंने ना कुछ 2 पॉइंट ऑफ व्यू दिए। वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उनके बारे में पढ़ना है। वो पहला पॉइंट उनके पास में ये है, और जो बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही वैलिड है, तुम भी खुद उससे अग्री करोगे,
जो चीज आपके पास में ज्यादा होती है ना, उस चीज की वैल्यू बड़ी कम होती है। क्या बोला? जो चीज आपके पास में ज्यादा, उसकी वैल्यू उतनी कम। अब वो और नहीं चाहिए, ऑलरेडी 3 मोबाइल पड़े, मैडम अब मोबाइल नहीं चाहिए, कितने हैं समझ रहे हो? ऑलरेडी बहुत सारे क्लोथ्स हैं, मैम शॉप नहीं करना, मम्मा नहीं चाहिए अभी क्लोथ्स, है ना यार कितने सारे, निकलते हैं ये लाइंस। ये चीज देखो आपको ऑलरेडी आता है, ये मैंने वापस इकोनॉमिक्स में भी बोला था, टॉपिक 0 में भी बोला था, पता है उनको भी इकोनॉमिक्स, बट ये नहीं पता कि यही इकोनॉमिक्स और ये किन्होंने बताया, ये चीजें आपको पता है सिर्फ। द मोर वी हैव, अब ध्यान से सुनना, द मोर वी हैव लेस वी वॉन्ट ऑफ इट। जितना ज्यादा है हमें उतना कम चाहिए। डन। अच्छा, और दूसरा यहां पे इस केस में लॉ ऑफ डीएमयू के केस में कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा है ओनली अ सिंगल वांट इज सटाइबल एट अ पॉइंट। मतलब सिर्फ एक ही वांट आपकी पूरी हो सकती है, एक ही जरूरत पूरी हो सकती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, एग्जाम है, मुझे पेन भी चाहिए, नोटबुक भी चाहिए, स्केल भी चाहिए, रबर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। बाहर जाना है घूमने तो सारी चीजें चाहिए, ड्रेसअप होना है अच्छे से, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल, सारी चीजें चाहिए, समझ रहे हैं? लेकिन ये लॉ क्या बोलता है, कुछ अजम्पशन है, कुछ इन्होंने ना प्रिंसिपल रखे हैं। पहला वाला तो बहुत इजी है, ये तो हम भी अग्री करना है। दूसरा ये क्या है पता है, इट्स एन अजम्पशन, इट्स नथिंग एल्स बट अजम्पशन। मैडम ये याद करना है, नहीं बेटा जी ये याद नहीं करना है। फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? थोड़ा सा बेसिक ही नहीं पता होगा तो कैसे समझ में आएगा? काट दिया ना, क्यों चिंता कर रहे हो? जितना जरूरत है उतना ही पढ़ाऊंगी, भरोसा रखो मुझे पता है। अगर मैंने बहुत सारा पढ़ा ना तो तुम इसमें एक तो पढ़ोगे ही नहीं, या फिर पढ़ोगे तो जितना पढ़ा है उसका 20-30% ही जाके एग्जाम में लिख कर आओगे। तो आपकी मैम आपको वैसे ही बहुत कम कंटेंट पढ़ाएगी और आप 80% लिख के आओगे, 90% पूरा डिक्टो आंसर्स लिख के आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चिंता मत करो, जो जरूरत है उतना ही करना। कहां से जरूरत है ये देखो ना, लिखा है, क्लियरली लिखा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, समझ जाना ये है अपना पैराग्राफ। ठीक है, अगर ये सब नहीं बताता था ना तो मजा नहीं आई होती थी। गॉसन जी के बारे में यार उन्होंने इतनी मेहनत की है, लॉ डेवलप किया, तो उनके बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए। क्या क्या पता है आपको, बस उतना काफी है। गॉसन क्या क्या पता है? गॉसन जी जर्मन इकोनॉमिस्ट है 1854 के, दैट्स इट। ये पहले थे जिन्होंने लॉ बताया, इसको गॉसन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं, और अल्फ्रेड मार्शल जी ने इन्हें और आगे प्रोपाउंडेड किया है अपनी बुक में। बस दैट्स इट, डन एवरी वन ऑफ यू। मैम यार इनडायरेक्टली करवा ही दिया ना, नहीं कराया रे बच्चे, वो तो आपको अपने आप हो गया, अपने आप हो गया, मैंने कुछ नहीं कराया। ठीक है, और जो हो गया ना वो भी लिख कर आना एग्जाम में। ऑलराइट, डन। आ जाओ, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? लॉ ऑफ डीएमयू वाज फर्स्ट प्रपोज, किसने प्रपोज किया था? गॉसन। देखो आता है, डिस्कस किया था इन डिटेल में, या फिर लिखो वाज प्रोपाउंडेड इन हिज, क्या बोलते हैं, अल्फ्रेड मार्शल ने प्रोपाउंड किया है ये जो लॉ है इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। ये ऊपर वाली लाइन लिखो, या फिर ऐसा लिख लो, उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। डन। फर्स्ट पॉइंट, कोई डाउट है क्या? डीएमयू क्या है? डीएमयू एक यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है। मैम डीएमयू, अरे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू, डीएमयू। अब इस लॉ को इतना पूरा लंबा चौड़ा नाम नहीं बोलेंगे, हम शॉर्ट में बोलेंगे डीएमयू। ठीक है, चलो आ जाओ। तो डीएमयू जो है ना वो यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है। मैम यार ये लाइन नहीं समझी, अच्छा नहीं समझी, तो ऊपर क्या था? The more we have, the less we want to have it. आपके पास बहुत सारा है, आपको वो चीज नहीं चाहिए, वही चीज है, इसलिए बोल रहे हैं ये यूनिवर्सल इन नेचर है, यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है, पूरे यूनिवर्स को एप्लीकेबल है। समझ में आया लॉजिक एवरीवन? डन। It is based on common consumer behavior, आम public rational consumer, that utility क्या बोल रहा है? अब यहां से अच्छे से देखना, that क्या है? Utility derived diminishes with reduction in the intensity of want।
तुम्हारी इच्छा कम हो गई ना वो चीज खाने की। एक प्लेट पानी पूरी खाई थी, दूसरी प्लेट में थोड़ी इच्छा कम हो गई, तीसरी में और कम हो गई, चौथी तो, पांचवी तो, छठवीं में तो बाहर। तो ये जो चीजें हैं पूरी, इट डिमिनिशेस विथ रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट। आपकी यूटिलिटी जो है ना कोई भी गुड्स को पाने की, मोबाइल फोन की यूटिलिटी कम कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है वो कम हो गई। समझ में आ रहा है? यस और नो? पक्का से? अरे इंटेंसिटी ऑफ वांट कहां पे पढ़ा था? क्या था इंटेंसिटी ऑफ वांट? क्या था? फीचर्स था कि टाइप्स था? ऑब्वियसली गई फीचर्स था ना यूटिलिटी का। यस और नो? याद आ रहा है सारी चीजें? 3 कंसेप्ट, उसके बाद में 3 पॉइंट डिफर के, फिर हमीद के। यस एवरीवन? और टाइप्स में क्या था? प्लेस, सर्विस, ऑन, टाइम, टू परफॉर्म, नॉलेज, पोजेशन। डन एवरीवन? याद है ना? ओके डन। चलो जी, मतलब आपकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई तो आपकी यूटिलिटी भी कम हो जाएगी। सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज यूटिलिटी का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि इंटेंसिटी होनी चाहिए वांट की, तब आपकी यूटिलिटी ज्यादा होगी। तुम्हारी इंटेंसिटी कम है तो यूटिलिटी का ही थी। ठीक है, चलो अब आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ लॉ में। स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या बोलता है ये कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अब अपन लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ बोले तो DMU का जो लॉ है वो क्या बोलता है वो समझ रहे हैं। ठीक है, देखो सेम चीज है, 10, 8, 4, 2, 0, -2, बस वही एक पार्ट को, सेम एग्जाम्पल है। कुछ आपको मैंने कल भी प्रॉमिस किया था कि आपको इसके अलावा, ये टेबल के अलावा कुछ भी ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा। डन, एक ही टेबल से सब जगह हो जाएगा। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है लॉ? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये अजम्पशन लिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन दैट इज सेटेरस पैरिबस। अरे याद आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या होता है सेटेरस पैरिबस का? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तुम्हारी इनकम कांस्टेंट, तुम्हारा टेस्ट कांस्टेंट, तुम्हारा हैबिट कांस्टेंट, शेप साइज सब सेम, कलर सेम, सारी चीजें सेम सेम। यस, याद आ रहा है? ओके, यहां तक तो हमें पता है, तो हटा दो। लॉ ऑफ DMU क्या है ये जानना है, राइट? तो यहां तक तो हटा दो, यहां से आ जाओ कलर चेंज। द एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट क्यों मैम? एडिशनल वर्ड क्यों आया? गाइज आप क्या पढ़ रहे हो पता है क्या? आप MU पढ़ रहे हो, M बोला तो मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हो ना, तो क्या आ जाएगा? मार्जिनल, एडिशनल। समझ में आ रहा है? जिधर जिधर मार्जिनल उधर उधर एडिशनल वर्ड आना एग्जाम में जरूरी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ डेफिनेशन। अगर कर रहे होंगे, कर रहे होगे, मैम कर रहे होंगे क्यों बोला आपने? जरूरी नहीं है, मेरे हिसाब से तो जरूरी है। अगर आपसे लर्न होता है तो डिक्टो करना, नहीं तो चुपचाप ही एक्सप्लेनेशन में सेटिस्फाइड होना। फिर क्या करोगे आप? इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, अब देखो हर एक बच्चे की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है, एंड मैं सबको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे साथ में। ठीक है, वैसे कोशिश तो हम करेंगे लर्न करने की, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है तो हम यही लाइंस को एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में लिख देंगे कि एज पर एक्सप्लेनेशन गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, और ये पूरा लिखकर आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये डेफिनेशन वर्ड नहीं चिपकाएंगे वहां पे। डेफिनेशन बोला ना तो डिक्टो होना चाहिए, इज, वॉज, आर, द, सब। देखो इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग, ये पूरा डिक्टो चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ये मैंने बहुत बार बताया बेटा। चलो जी, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock he already has. I know कुछ नहीं समझा, मैं ये सब पहले मिटाने दो, इसको एकदम मस्त से क्लीन तरह से करने दो और फिर सब समझेगा। चलो आ जाओ, आ जा रहे। यहाँ तक समझा? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल जी ये लॉ बता रहे हैं तुमको। अरे गॉसन ने पहले ये किया था, ठीक है, सबसे पहला गॉसन ने प्रपोज किया, तो डिटेल में किसने बताया? अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल के लॉ के बारे में तो पढ़ोगे ना। अल्फ्रेड मार्शल ने डिटेल में बताया है लॉ ऑफ DMU, ऑल राइट।
अब आप लॉ ऑफ डीएमयू एग्जैक्ट पढ़ रहे हो, ये तो ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, ओके। एडिशनल बेनिफिट, कितना एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है? एक पर्सन जो डिराइव कर रहा है, विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in stock that he already has। अब ध्यान से सुनो, आई नो कंफ्यूजन हो रहा है बट समझाओ क्या बोला उसने। मैं इसको येलो कलर करती हूँ। एडिशनल, कितना एडिशनल बेनिफिट मिला है जो एक पर्सन डिराइव कर रहा है। ये देखो, ये पहले यूनिट का 10 एडिशनल बेनिफिट है, 10 MU है। मैं यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट को MU लिख दूँ क्या? आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा गाइस। कितना मार्जिनल यूटिलिटी है जो एक पर्सन डिराइव कर रहा है, ठीक, यहाँ तक ठीक है। मतलब MU कितना है जब स्टॉक इंक्रीज, और स्टॉक को मैं लिख दूँ यूनिट्स। अच्छा, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये 2 कॉलम में देखना है, यस, बस, हाँ जी, बस इतना ही बोला है, बस घुमा के बोला, ठीक है। तो क्या बोलोगे? मार्जिनल बेनिफिट या एडिशनल बेनिफिट, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी विच, जो एक पर्सन डिराइव करता है फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक। ये देखो यहाँ पे स्टॉक इंक्रीज हुआ, 1 से 2 हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। वही तो बोला था मैम ऊपर भी इसने, फिर क्यों इतना लंबे चौड़े में बताया? द मोर वी हैव द लेस वी वांट ऑफ इट। जितना ज्यादा आपके पास है वो उतनी कम चीजें चाहिए, वही बोला है। वही एक चीज, पानी पूरी 3 हो गई, एक ही चीज है जो तीसरी प्लेट आ गई और कम हो गई यूटिलिटी। अब वापस से पढ़ोगे, कौन सी लाइन पढ़नी है? वापस से, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव, एडिशनल बेनिफिट, ये बेनिफिट है, विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक डिमिनिशेस with every increase in his stock that he already has। ठीक, मेरा बात मानोगे, लर्न करने की कोशिश करो, बट एग्जाम में डेफिनेशन वर्ड मत लिख कर आइयो। आप ये वर्ड लिखना, एक्सप्लेनेशन। देखो मैंने भी यहाँ पे स्टेटमेंट ही लिख कर दिया आपको, डेफिनेशन फ्रॉम बाय अल्फ्रेड मार्शल ऐसा नहीं लिख के दिया, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, ठीक है। यहाँ इसके जगह आप काट के आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्सप्लेनेशन। हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, और यहाँ पे अब लास्ट में लिख दोगे द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव, जितनी ज़्यादा पानी पूरी उतना ज़्यादा, द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। मैम ये भी टेक्निकल, हम तो ऊपर वाला लिखेंगे, अरे जो लिखना है लिख लो, ये लिखना है ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होगा, एक मीनिंग आपने एक्सप्लेन किया होगा, एक्सप्लेनेशन दिया होगा पूरे लॉ का, और बाद में आप शेड्यूल बनाओगे। चिंता मत करो, ये आंसर बहुत बड़ा है, नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से ये इट इज द मेन पार्ट, उसके बाद में इसका ग्राफ इज द मेन पार्ट, उसको भी ये भी बनाना है, ये भी समझाना है, अच्छा, और फिर कंक्लूजन भी लिखना है। तो डेफिनेशन नहीं हुआ तो चिंता ना करो, ठीक है, बट कोशिश करो करने की, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा, समझ में तो आया लॉ क्या बोलता है? लॉ क्या बोलता है गाइस, समझ में आया? यस एवरी वन ऑफ यू, क्या बोल रहा है लॉ? एक बार वापस से पढ़ लो। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, एक एडिशनल, कितना एडिशनल बेनिफिट है जो एक पर्सन डिराइव करता है विद अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, कित पानी पूरी बढ़ रही, डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक विच ही ऑलरेडी हैज। डन, समझ में आया? दैट्स इनफ। रट्टा होता है तो करो, कुछ कुछ चीज़ें तो रहेगी ना यार, ठीक है। चलो अब इसके आगे का कुछ नहीं, बस इतना ही एक पार्ट था जो थोड़ा सा तुम्हारे लिए टेक्निकल था, अब तो ऐसे धड़ बढ़ेगा, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कल बहुत अच्छे से। चलो आ जाओ, सिर्फ रिविजन करना है। लॉ ऑफ डीएमयू कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल। कौन सी लाइन है? FL लाइन है, मतलब फोकट की लाइन है ये। इसको लर्न करने के लिए कुछ मगजमारी नहीं चाहिए, कोई भी चीज का आंसर है ना। It can be explained with the help of following schedule. It can be explained as follows. ठीक है, ये सारी फोकट की लाइंस है। चलो एक्सप्लेनेशन, व्हेन अ पर्सन, अब ध्यान से ये टेबल हम लोग, ये शेड्यूल, मैम शेड्यूल मतलब होता है टैबुलर फॉर्मेट में जो भी कुछ लिखा है दैट इज द शेड्यूल। जहां जहां शेड्यूल आएगा वहां टेबल्स आएंगे, और जहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना, रिप्रेजेंटेशन होगा या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो है आपका डायग्राम। समझ में आ रहा है एवरीवन? टेबल बोला तो
शेड्यूल बोला तो टेबल, टेबल बोला तो शेड्यूल। डन। चलो, व्हेन अ पर्सन, अब क्या कर रहे हैं, व्हेन अ पर्सन कंज्यूम्स, जब एक पर्सन क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है द फर्स्ट यूनिट, पहला यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो सिर्फ ये टेबल को एक्सप्लेन करना है गाइस। जब वो पहला यूनिट पहला खा रहा है प्लेट, तो उसको 10 यूटिलिटी मिल रही है। जैसे कंजम्पशन बढ़ गया, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है 10 से 8 में, 8 से 4 में, 4 से 2 में। तो सिंपल है। दिस प्रूव दैट, और ये प्रूव करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस प्रूव दैट, क्या प्रूव करता है, एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्लाइनिंग। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होती है। रेड कलर से हाईलाइट किया है, इतना ही पार्ट एग्जाम में देख के जाना है, बाकी मन से लिखा तो भी चलेगा। पहला क्या बोलना है, 10 से शुरू होता है, एक पहली यूटिलिटी का 10 है, उसके बाद में 8, 4, 2, ठीक है, कम कम हो गई। उसके बाद क्या बोलोगे, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसी का मतलब है कि जैसे जैसे तुमने कंजम्पशन बढ़ाया मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होती गई। बोल दो सेकंड पॉइंट डन एवरीवन। अरे पढ़ लिया बेटा कल, वही है। फर्दर, फर्दर और आगे, फर्दर मतलब आगे, इस तरह के लाइन आपके आंसर में होने चाहिए। फर्दर, ठीक है, व्हेन, जब फिफ्थ यूनिट इज कंज्यूम, और जब पांचवा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। इस पॉइंट को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बोलते हैं या फिर पॉइंट ऑफ शेटिटी बोलते हैं। मैडम ये तो ऊपर ही पड़ा है, हाँ सेम है, डिक्टो सेम है, ठीक है। एंड व्हेन अ पर्सन कंज्यूम्स छठवा यूनिट, 6th यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, और इसे नेगेटिव यूटिलिटी बोलते हैं या फिर डिस यूटिलिटी बोलते हैं या फिर डिससैटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। डन। अभी समझ में आ रहा है कल इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया था। यस्टरडे वी टुक 1 आवर और आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। बोलो, एक्सप्लेनेशन हो गया, शेड्यूल डन, फटाफट से आ जाओ। ग्राफिकल, अच्छा इसको काट लो, नोट्स में इसको काटो और यहां पे लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और एग्जाम में ग्राफ जहां जाएगा वहां पे यही वर्ड लिखना, ठीक है। चलो बाकी चैप्टर्स में किए, यहाँ पे शायद अपडेट होना रह गया होगा। इन डायग्राम, ये जो डायग्राम है, अब देखो आपने वो जो डायग्राम था ना पूरा प्लॉट किया। कैसे प्लॉट किया मैम, देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऊपर में मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी देखो 10 8 6 नहीं है, 4 2 बाकी सब, ठीक है। तो ये रहा 10 8, 6 पे कोई पॉइंट नहीं है, या 6 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, 4 2, ठीक है। चलो 1 पे कितना है 10, 2 पे कितना था 8, 3 पे कितना है 4, 4 पे कितना है 2, 5 पे कितना है, अरे ऐसे क्या देखते हो यार, इतने शक भरी नजरों से मत देखो मेरे को। 5 में कितना है, याद हो गया ना टेबल, 1 2 3 4 5 6 10 8 4 2 0 -2। वापस से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 तो सेम है ना, 10 से शुरू हो रहा है, सिर्फ 6 नहीं है, बाकी सब है, 2 2 से डिक्रीज करो, कितना सिंपल है, ठीक है। तो 5 का क्या है 0 हो गया, और बाद में 6 का कितना है -2, ये रहा -2, ये देखो, ये यहाँ से गए और ये पॉइंट को प्लॉट किया, ये यहाँ से गए, ये पॉइंट्स प्लॉट किए। कल मैंने आपको एक ग्राफ बना के भी दिखाया था, याद आ रहा है, और मैंने ये बोला था कि मैंने यहाँ से शुरू कर दिया था। कल मिस्टेक क्या हुआ था, देखो कल हमने 10 को यहाँ पे प्लॉट कर दिया था, तो इसलिए वो हमारा ऐसे बनता गया। अगर हमने 10 यहाँ प्लॉट किया था तो एग्जैक्ट ऐसा फिगर बनाता था। समझ में आ रहा है, ओके गाइस, प्लॉट हो गया आपका, ग्राफ प्लॉट कर लिया आपने, आई होप। ग्राफ प्लॉटिंग में कोई भी डाउट है क्या, तो पूछ लो। नहीं पक्का, ओके। ये भी बहुत सिंपल है, उतना ही सिंपल है। इसको कैसे एक्सप्लेन करना मैं बताती हूँ। फोकट के वर्ड्स है, पता है क्या, लिटरली फोकट के वर्ड्स है। एक्स एक्सिस में क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट्स, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट मार्जिनल यूटिलिटी। फोकट की लाइन थी, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, यस और नो। अरे इंपॉर्टेंट है मतलब
दिमाग नहीं लगा लर्न करने के लिए में, कुछ एफर्ट्स नहीं लगे, ठीक है, इजी हो गया। ओके अब यहाँ पे ना आपको मैं सिर्फ एक लाइन याद करवाऊंगी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा उसके बाद आपने क्या किया, वेरियस पॉइंट्स जो MU के थे और नंबर ऑफ यूनिट्स आपने प्लॉट कर दिए इस पूरे ग्राफ में। क्या लिखोगे, सेम वैसे ही जो बोला आपने वही, वेरियस पॉइंट्स ऑफ द MU आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एज पर गिवन शेड्यूल। ऊपर जो शेड्यूल दिया था, ऊपर जो टेबल दिया था, शेड्यूल दिया था, उसके हिसाब से हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं ग्राफ में। डन। और जब हमने ये पूरे पॉइंट्स को ज्वाइन किया ना, व्हेन द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स आर ज्वाइन, मैडम कौन सा, क्या, लोकस, लोकस, व्हेन द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इज ज्वाइन MU कर्व इज डिराइव्ड। दिस इज द मेन पार्ट जो मैं चाहती हूँ आप लोग आपके एग्जाम में लिखोगे, बहुत ही एकदम एकदम इकोनॉमिकल लाइन है हमारी। इकोनॉमिक्स में ऐसे पर्टिकुलर लाइन्स यूज होती है। कभी भी ग्राफ आएगा ना तो ये वर्ड्स यूज करना। क्या यूज करोगे, when locus of all points are joined we get। अगर आप डिमांड कर्व बना रहे हो तो लिख देना डिमांड कर्व DD, सप्लाई कर्व बना रहे हो तो लिख देना सप्लाई कर्व SS। यहाँ पे कौन सा कर्व बना रहे हो, MU का कर्व बना रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बना रहे हो ना भाई, कि टोटल यूटिलिटी का कर्व बना रहे हो। अच्छा मैम टोटल यूटिलिटी में भी लिख सकते हैं, हाँ जी सब जगह लिख सकते हो, जो ग्राफ बनाओ वहां लिखना। क्या लिखना है, when the locus of all points is joined MU curve is defined। ठीक है, इस MU के बदले में लिख देना TU, वो आ गया आपका TU। बट फिलहाल हम लोग MU का कब कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है एवरीवन, बढ़ू आगे। अरे लोकस मतलब रेंज, ठीक है, ओके। MU कर्व, अब कर्व के बारे में, मतलब ये वाला, ये देखो ये यहां तक भी फोकट वाला लाइन था कि सारे ग्राफ को प्लॉट कर दिया, ठीक है, जो भी ऊपर पॉइंट थे उन सबको प्लॉट कर दिया हमने ग्राफ में। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, मैम ये भी तो कॉमन हो गया, ये भी हम हर एक आंसर में लिखेंगे, बिल्कुल सही बोला है। तो ये पूरा आपके लिए फोकट वाला लाइन हो गया, कुछ भी एफर्ट्स नहीं। यहां से भी बहुत सिंपल है। MU कर्व क्या है बताओ मुझे, अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। पहले कितना था 10, फिर 8, अरे पहले -2, 5 ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ है, कैसा हुआ है गाइस, ऐसे प्लॉट्स आए हैं, पॉइंट्स कैसे आए हैं, इधर से ऐसे आए हैं कि ऐसे ऊपर गए हैं, ऑब्वियसली ऐसे आए ना। हाँ तो क्या बोलोगे, MU कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, और कहां से कहां, लेफ्ट से शुरू होके तो राइट पे, लेफ्ट से राइट। डन। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है, एक लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व लेफ्ट से राइट में, जो हमें क्या दर्शाता है, इट इंडिकेट्स इंक्रीज इन द कंजम्पशन। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। द मोर यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। डन, लिख कर आओ यहाँ पे, इट इंडिकेट द इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू डिक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। डन, सिंपल है। खाते गए MU कम होता गया बाद में बाहर। व्हेन MU बिकम 0, जब MU 0 हो जाएगा, मार्जिनल जो कर्व है वो इंटरसेप्ट हो जाएगी हमारी x एक्सिस में। ये देखो 0 जब हुआ तो वो x एक्सिस में क्या हो गई है, इंटरसेप्ट हो गई है। इंटरसेप्ट मतलब टच, इंटरसेप्ट हो गई मतलब मीट हो गई, ऐसा बोलो। x एक्सिस को मिल गई है जाके, ये 5वें वाले पॉइंट में मिल गई है, और बाद में क्या हो गई, नेगेटिव में हो गई, तो 6वें वाले पॉइंट में नेगेटिव हो गई, वो लिख देना। फर्दर, और जैसे और कंजम्पशन इंक्रीज किया, यूटिलिटी क्या हो गई है, वो डिसयूटिलिटी हो गई है, नेगेटिव हो गई है, विच इज शोन बाय द शेडेड रीजन। ये शेड किया है ना, ये डिसयूटिलिटी है। ये क्या थी, डिसयूटिलिटी। सिंपल सा पार्ट था यार, कितना सिंपल था। अरे डाउनवर्ड, WARD, ठीक है, डाउनवर्ड की स्पेलिंग करेक्ट कर लो। ठीक, चलो बोलो मुझे, कुछ भी नया था क्या, वी हैव ऑलरेडी डन इट। यस, चलो आ जाओ कंक्लूजन में आ जाओ एक बार। कंक्लूजन कैसे लिखना है एग्जाम में, द लॉ ऑफ DMU इज एक्सट्रीमली प्रैक्टिकेबल लॉ। बहुत एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल लॉ है। ऑब्वियसली जो चीज आपके पास ज्यादा है उसकी जरूरत आपको बहुत कम है, ठीक है। अब इसको हर एक, अभी आपका कोई छोटा भाई छोटी बहन होगी तो थोड़ा सा एनालिसिस करना, उसके पास जो वीडियो गेम ज्यादा होंगे या जो गेम्स उसके पास ज्यादा होंगे ना, वो उसको छोड़ेगा, वो सीधा आपके हाथ में जो है ना वो उसी को पकड़ेगा। लॉ ऑफ DMU, ऐसे हर जगह लॉ ऑफ DMU अप्लाई करके देखो।
इसका बेस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जियो, जब जियो आया था, रिलायंस का जियो जब आया था, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अबंडेंस, उसके पहले क्या होता था, हम लोग कुछ मेरे ख्याल से 350 रुपए का रिचार्ज कराते थे 1 GB इंटरनेट के लिए, और आज जियो के आने के बाद में ये 1.5 GB, 1 GB भी नहीं, 1.5 GB डायरेक्टली पर डे का, अरे बाप रे, फ्री मिलने लग गया, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड मैसेजेस, ठीक है। तो क्या हो गया, जियो वालों को पता है कि जितनी ज्यादा चीजें आप जो भी ज्यादा दोगे ना लोगों को, उसकी यूटिलिटी कम कम होती जाएगी, तो चिंता मत करो, अपना को नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर ही है। पहले देखो, पहले आप चाहते थे कि भाई अरे इंटरनेट चला जाएगा मेरा, मेरे को पूरा डेटा यूज करना है, आपका बिहेवियर ये होता था, आपको पूरा इंटरनेट यूज करना चाहते थे आप, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम रिचार्ज किया था, ये सिलसिला सिर्फ 1 महीने तक चला, फिर आपको पता है यार फ्री है, कल वापस आ जाएगा, रात के 12 बजे नहीं कि वापस से 1.5 GB क्रेडिटेड, 1.5 GB वापस आ जाएगा, काय को छोड़ना यार। और आज तो हम 1.5 GB क्या 200 MB भी यूज नहीं करते होंगे, टेल मी यस और नो। आज कोई मोबाइल का डेटा के यूज करने के पीछे भागता है क्या? पहले क्या होता था, जियो के आने से भी पहले, याद करो थोड़ा, पापा मेरा डेटा बचा, रुको रुको आप मेरा यूज कर लो, मैं आपको मेरा देती हूँ, जल्दी यूज कर लो, रात के 12 बजे मेरा खत्म हो जाएगा पैक, समझ रहे हो, इस तरह की चीजें होती थी। जियो वालों को पता था कि जो चीजें ज्यादा मिलेगी ना, जो चीजें ज्यादा दोगे आप लोगों को, उसकी यूटिलिटी कम 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 होती जाएगी। गॉट इट एवरीवन, कंसेप्ट समझा क्या? अरे इंटरनेट इतना सारा दिया उन्होंने, 1.5 GB एक दिन का, 2 GB एक दिन का, यूटिलिटी कम कम होती गई है। अब आज हमें कोई लेन देन नहीं है, समझ रहे हो एवरीवन? वंश है क्या इधर? वंश नहीं, ये क्या नाम है, पार्थ है क्या इधर? पार्थ, आर यू देयर? नो, ओके ठीक है, उसका डाउट था ये, मैम जियो वाला एग्जाम्पल आप मेरे को वापस से समझाओ। समझ में आया आप सभी को? यस एवरी वन ऑफ यू। जियो का कैसे जियो ने ये लॉ ऑफ DMU का यूज किया आपके रियल लाइफ में, समझ में आया आपको? ऐसी पड़ा रहता है यार, कौन देखता है, फ्री की चीज है, छोड़ना, जो चीज फ्री की नहीं है उस चीज के पीछे भागते हैं, ठीक है। या ओके चलो, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते फटाफट से। द लॉ ऑफ DMU इज एक्सट्रीमली प्रैक्टिकेबल लॉ। अब समझ में आ रहा है एक्सट्रीमली प्रैक्टिकेबल लॉ क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है जियो, विच वी एक्सपीरियंस ऑन आवर डेली बेसिस। डेली बेसिस पे आप इसको एक्सपीरियंस करते हो। अरे वेट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ इतना आया, जस्टिफाई, फिर क्या कौन सा आंसर है? बोलना मत मैडम क्वेश्चन कराया ही नहीं आपने। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया या ये वाली लाइन आई कि द लॉ हैज इंपॉर्टेंस टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एज वेल एज द गवर्नमेंट, सबके लिए एप्लीकेबल है, यस और नो, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर इस तरह की कोई भी लाइन आया तो समझ जाना वो जो एग्जामिनर है वो आपसे लॉ ऑफ DMU पूछा है, और चुपचाप शेड्यूल बनाना, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कंक्लूजन, तो आंसर बड़ा है। डेफिनेशन के पीछे में मत भागना, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग इट टू एवरीवन, बट हाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको जो बस एक बार पढ़ी के से धड़ से याद हो जाता है। तो अगर आपको याद होता है उतने अच्छी तरह से, मेरे हिसाब से तो मिस्टेक होने के चांसेस है, बट इफ यू आर एक्स्ट्रा, आई नो बहुत सारे बच्चे इतने मस्त ब्रिलियंट होते हैं गाइस, तो अगर इफ यू आर केपेबल, आप कर सकते हो तो बिंदास करो, नहीं कर सकते हो तो बेटा बाकी बच्चों ने टेंशन नहीं लेना, ठीक है। दोनों बच्चों के हिसाब से बताया, चलो जी, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। अजम्पशन बचे हैं, एक्सेप्शन बचे हैं, अच्छा खासा पार्ट बचा है, एंड बस चैप्टर खत्म। चैप्टर 2 भी फिनिश हो जाएगा जल्दी से, 2-3 दिन और लगेंगे, चैप्टर 2 भी हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, एंड आई होप कोई भी बच्चे को कोई डाउट्स नहीं है, पक्का अच्छी तरह से समझा लॉ ऑफ DMU। 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस सभी ने करनी है, और आज के आज करनी है, ठीक है। 2 बार लिख लिख के सॉल्व करोगे एवरी बार, ठीक। चलो, और होमवर्क अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना चाहिए। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी बोल रही हूँ, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, 8 मार्क के लिए कंपलसरी आता है इस चैप्टर से। और DMU तो पूरे उसमें दिख जाएगा, 2-3 जगह क्वेश्चन पेपर में DMU दिख जाएगा, ठीक है। चलो
तो होमवर्क इज्जतदारी से ईमानदारी से करके दे देना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।